अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शान ज़हरा। हम अपने प्रोग्राम पस पर्दा में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें हम लेंगे ख़बरों पर तबसरा और तजिया। हमारे साथ मौजूद है मशहूर सहाफ़ी और तजिया निगार ज़फ़र शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? क्या हाल चाल है आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल की। बलूचिस्तान में कल बहुत से लोगों ने मुज़ाहरा किया, एहतजाज किया मोदी के बयान के ऊपर, और सनाउल्लाह ज़हरी का भी ये कहना है कि चंद लोग टकों की खातिर जो हैं वो बलूचिस्तान में जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं और भारत को सलाम करने वाले जो हैं वो गद्दार हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो बलूचिस्तान में मुदाखलत करी। इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जी, जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कल स्पीच की है वो उनकी बहुत मतवाज़न और अच्छी स्पीच है। उन्होंने एक जुर्रतमंदाना ये स्पीच की है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि बलूचिस्तान के अवाम इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आए हैं। इससे पहले ये आपका अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको पता होगा कि बहुत अरसे से काफ़ी ऐसे अलहदगी पसंद ग्रुप हैं, तंजीमें हैं जिन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जिसके वाज़िया सबूत कई दफ़ा मिल चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले कुलभूषण यादव जो है उसको गिरफ़्तार किया गया वहाँ से। इससे बड़ा और सबूत हो कोई नहीं सकता। अब अगर इसके बाद भी हम लोग इंडिया के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएं या उनको ये कहें कि नहीं जी मे भी उस जासूस का अपना इंडिविजुअल फेल होगा, ये नहीं है। पूरा नेटवर्क है। वो लोग हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं अलहदगी पसंद जिन्हें उन तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे, ये पिछले 25 साल से चलता आ रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जितने भी सुसाइड अटैक हुए, जितने ब्लास्ट हुए हैं, उन सब के बैकग्राउंड पे मेरा ख्याल है इंडियन एजेंसियां हैं, जो इराक की और अफ़गानिस्तान की एजेंसी और इंडियन एजेंसी मिलकर अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के जो अवाम है बड़े बहादुर, बड़े गयूर अवाम हैं। जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये सब कुछ इंडिया हमें तबाह करने के लिए कर रहा है, हमें पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए कर रहा है, वो लोग जो इंडिया के इशारों पे नाच रहे हैं, वो वहाँ पे आके वारदातें कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत खुला पैगाम है बलूचिस्तान की आवाम का कि अब आप राह रास्त पे आ जाओ और गवर्नमेंट के साथ बैठकर टेबल टॉक करो, डायलॉग करो और अपने मामलात, अपने जो भी आपके कोई मुतालबात है वो गवर्नमेंट के साथ बैठकर हल करें। तो आपको नहीं लगता कि आप फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के जो सियासी महरूमी है उसको ख़त्म करने के लिए मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रही है। अभी जो ये गवादर का प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा वहाँ का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे कैडेट कॉलेज बन रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे फंड्स खर्च कर रही है। पिछली जो बदकिस्मती से गवर्नमेंट थी, जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट या उससे पहले जनरल मुशर्रफ की, उसमें काफ़ी हद तक हालात बहुत ख़राब तर होते गए थे। अब उसको संभालने के लिए आर्मी अपने तक कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो कोर कमांडर है, जो एफसी के कमांडर हैं, वो लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोगों के खुशी गमी पे आते जाते हैं, लोगों के साथ एक वो रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत का डेवलप कर रहे हैं। जो आर्मी और लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप आ गया था, एक नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी थी इन अलहदगी पसंद ग्रुपों ने, वो अब काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता जो भी मौजूदा मशीर सलामती हैं उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो वहाँ पे कोर कमांडर रहे हैं बलूचिस्तान के और उन्होंने लोगों में घुल मिल कर लोगों के मामलात हल किए हैं। बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे कॉलेजेस बन रहे हैं, उन्हें आर्मी में बहुत सारा उनका कोटा रखा गया है, बहुत सारे लोग कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हथियार डाले वहाँ पे और डालकर वो कौमी धारे में शामिल हुए हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। अब भी ये चंद एक अलहदगी पसंद ग्रुप हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए इनके साथ भी डायलॉग करे, इन्हें बिठाए। जो ये हमारे अपने लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, ये कोई गैर नहीं है, हमारे अपने भाई हैं, तो इनके साथ डायलॉग करने चाहिए। अब जो कल का वाक़या हुआ, कल जो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, ये मेरा ख्याल है 25 साल के बाद पहली दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा नवाब अकबर बुगटी जब गवर्नर थे वहाँ के, उस वक्त जब वज़ीर आला थे, उस वक्त एक दफ़ा प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया के ख़िलाफ़, और उसके बाद अब हुआ 25 साल के बाद कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। और जो वहाँ के वज़ीर आला है सरदार सनाउल्लाह ज़हरी
उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और उस प्रोटेस्ट की उन्होंने कमांड की है और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया इंडिया को। पहले भी इस तरह के बयान देते हैं। हाँ, वो बहुत बोल्ड आदमी है, बहादुर आदमी है और इंशाअल्लाह ताला आई होप कि बहुत जल्द गवर्नमेंट और फ़ौज मिलकर इन लोगों को अपने साथ दोबारा, वो जो लोग वहाँ पे इस वक्त हैं फरारी कैंपों में, वो सरेंडर करेंगे और दोबारा कौमी धारे में शामिल होंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें दहशतगर्दी से मुतासरा ख़ानदानों के लिए पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया है। शहदा के बच्चों को तालीम और मुलाजमत की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाने की ज़रूरत पे जोर दिया गया है। जामे इमदादी पैकेज भी बनेगा। इस पर आपका क्या कहना है कि इस पर अमल दरामद होगा भी या पहले की तरह जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ ही होती रहेंगी? देखिए जी, पहले जो हालात थे मुल्क के और अब हैं वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। पहले सिर्फ गवर्नमेंट इन सब मामलात से निपटने के लिए पॉलिसियाँ बनाती थी और उनको आगे बढ़ाती थी और इम्प्लीमेंट करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट के साथ आर्मी की गवर्नमेंट, जो आर्मी के हाई ऑफिशियल है, आर्मी चीफ़ हैं, दूसरे लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब इन्हें जो इन्होंने ऐलानात किए हैं वो इन्हें करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है काबीना का और वज़ीर आज़म का कि ये लोग जो है बिला वजह जो बेगुनाह शहीद होते हैं, दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ रहे हैं लाखों लोग, उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बीवियाँ, वो लोग फिर मुआशरे में ठोकरें खाने के लिए बच जाते हैं। और जो दहशतगर्द होते हैं फिर दोबारा अगर ये गवर्नमेंट उन्हें अप्रोच नहीं करती, गवर्नमेंट उन्हें इमदाद नहीं देती या उनके मामलात को नहीं देखती, तो फिर उनके जो बच्चे हैं, दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उन्हीं बच्चों को अप्रोच करती हैं, उन्हें थोड़े बहुत पैसे देते हैं, फ़ंड देते हैं और इन बच्चों की परवरिश करने के बहाने उन्हें मदरसों में ले जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे ले जाकर उनकी ट्रेनिंग करते हैं और अगले चंद सालों के बाद उन्हें दहशतगर्द बना के, सुसाइड अटैकर बनाकर हमारे सामने ला खड़ा करेंगे। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। उनकी हेल्थ का ख्याल करना चाहिए, उनकी एजुकेशन का, उनके पास घर नहीं है तो उनको घर देना चाहिए और उनके रोज़गार का मुस्तकिल गवर्नमेंट को बंदोबस्त करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का करना चाहिए, लेकिन स्पेशल ये जो विक्टिम है दहशतगर्दी के लोग, इनमें बहुत सारे पुलिस अफसर हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हैं और बहुत सारे सिविलियन हैं। तो सब लोगों का हक़ है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उन लोगों के सब चीज़ों की वो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे ताकि वो किसी और थर्ड पार्टी की तरफ ना देखें जो उन्हें वर्गलाए और उन्हें गलत रास्ते पे चलाए। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इस पे उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वैसे तो खैर इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, ये जो वादे करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के 6 माह बाद मैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दूँगा, अगर लोड शेडिंग ख़त्म ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। तो मेरा ख्याल नाम तो अभी नहीं बदला गया, लेकिन लोड शेडिंग भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। 3 साल उनके पूरे हो चुके हैं। वो ये भी तो कहते हैं ना कि अब आप पहले ये प्रूफ दें। अब एक बंदा पहले ही जिसकी फैमिली में कोई शहीद हो चुके, अब वो ऊपर से अब ये भी करे कि जी अब प्रूफ दे गवर्नमेंट को कि जी हमारा बंदा शहीद हुआ है, हमें जो है वो इमदादी पैकेज दिया जाए। तो ये सारे जो है वो काम भी बीच में हो रहे हैं। तो इससे मुताल्लिक ये तो एक हर्डल डालने वाली बात है। जितने लोग शहीद हुए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डाटा है, जहाँ ब्लास्ट होता है, जहाँ कोई आर्मी का कोई बंदा शहीद होता है या कोई किसी और एजेंसी का बंदा शहीद होता है, फोर्सेस, कोई भी डिसिप्लिन फोर्सेस है, उसका कोई बंदा, कोई अफसर शहीद होता है, तो गवर्नमेंट के पास तो उसका रिकॉर्ड है। तो ये लोग, उनके जो लवाहिकीन हैं वो बेचारे तो पहले सदमे में किस बात का वो दें। आपको याद होगा जिस तरह अमजद साबरी जो कवाल था, ठीक है, हालांकि वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं लड़ रहा था, लेकिन एक वो अच्छा इंसान था, एक गुलकार था, ठीक है, एक फ़नकार था और उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत सुरीली आवाज़ थी उसकी और लोगों को मोहब्बत का पैगाम बांटता था। तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया गया, उसकी फैमिली को गवर्नमेंट ने इनाम दिया है। तो जितनी जान उसकी कीमती थी, शख्सियत थे ना जो नहीं है ऐसे लेवल पे, तो फिर वो क्या करें? देखिए उनको गवर्नमेंट को खुद चाहिए उन्हें लुक आफ्टर करे। अगर कोई लोग इमदाद लेने के लिए नहीं पहुंच सकते तो गवर्नमेंट खुद पहुंचे उनके घरों तक। गवर्नमेंट क्यों नहीं पहुंचती? गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, इस हुकूमत का फ़र्ज़ है कि लोगों के घरों तक जाएं। हमारे जो खलीफा थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो वो रात को भेस बदल कर लोगों के दरवाज़ों पे जाकर बातें सुनते थे कि कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, किसी ने किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, जुल्म तो नहीं हो रहा। हाँ, तो ये वैसे तो मुसलमान होने का दावा करते हैं,
लेकिन कम अज़ कम अगर हुकूमत करनी है इन्होंने तो उसी तरह करें, हज़रत उमर का जो दौर था उसको फॉलो करें, उन्हें रोल मॉडल बना लें, तो इंशाल्लाह सब मामला ठीक हो जाएंगे। आलमी नज़र से एक बहुत अहम जो है वो ख़बर गुजरी है कि मुल्क भर में जो है वो 1 सितंबर से आलमी मियार का पेट्रोल जो है वो मिलेगा। क्या अब तक हमें जो पेट्रोल मिलता रहा है वो आलमी मियार का नहीं था, और अगर अब मिलेगा तो इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, ये पेट्रोल जो है ये इसकी क्वालिटी जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो इसका स्टैंडर्ड होता है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो पेट्रोल जो पाकिस्तान में फ़रोख्त होता है वो उससे तकरीबन 20 या 25% कम उसकी होती है, वो जो उसकी क्या उसको कहते हैं मिकदार, जो सॉरी उसकी जो क्वालिटी होती है कम क्वालिटी का होता है, कम पावर का होता है। उससे नुकसान ये होता है कि एक तो गाड़ियाँ जो हैं उनके इंजन, आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो EFI इंजन है, उनके इलेक्ट्रॉनिक इंजन है सारे, वो ख़राब होते हैं। और दूसरा पेट्रोल जो है उसकी कंजप्शन जो है वो भी कम होती है। एक गाड़ी ने अगर 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाना है तो वो 6 ही जाएगी, 7 जाएगी, वो भी नुकसान है। तो इसलिए जो मुख्तलिफ ऑयल कंपनी हैं, मार्केटिंग कंपनियां ऑयल जो बेचती हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। वो सब गवर्नमेंट के इस वक्त लोग बैठे हैं उन्हीं बड़े लोगों की हैं। उनको कौन चेक करेगा, उनकी क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? कोई इस तरह का इदारा इन्होंने कायम किया नहीं हुआ, मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा इदारा कायम नहीं किया। और अगर किसी जगह मिलावट या कोई इस तरह की चीज़ पेट्रोल में देखते हैं तो उनको कहते हैं आंखें बंद करो और इसके अपनी कीमत ले लो। वो हर कोई अपनी कीमत वसूल कर लेता है, आवाम तो फिर घाटे में रहती है। एक तो वो तेल उनकी गाड़ियों के इंजन ख़राब करता है, और दूसरे नंबर पे फिर उसकी उतनी कंजप्शन नहीं होती। एक गाड़ी ने अगर 20 किलोमीटर जाना तो वो 15 ही जाएगी, तो उसका डबल नुकसान है। तो ये खबर अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। अगर ये पेट्रोल आ जाए, हाई ऑक्टेन उसे कहते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में वो चल रहा है, तो सिर्फ पाकिस्तान और नाइजीरिया 2 मुल्क हैं जहाँ पे इस लो स्टैंडर्ड का पेट्रोल बिक रहा है, वरना पूरी दुनिया में इस लो स्टैंडर्ड का कोई, पूरी दुनिया में आखिरी 2 मुल्क हमारे रह गए जहाँ पे ये पेट्रोल बिक रहा है। अब अगर किसी ने ये स्टेप लिया है मिनिस्ट्री ने या गवर्नमेंट ने, तो मैं समझता हूँ बहुत बोल्ड स्टेप है, और इस पे खुदा के लिए अमल दरामद भी कराएं। ये पैसे और करप्शन का एक ज़रिया ना बना लें। पहले भी इसी तरह के चेक एंड बैलेंस लगा के तो हमारी जो वजारतें हैं वो पैसे कमाने का ज़रिया बना लेती है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे जाकर कि भाई आपका स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर पकड़ा गया स्टैंडर्ड का नहीं है तो उसको बस फॉर एवर ब्लैक लिस्ट कर दें। ये नहीं कि उससे पैसे लेकर के चलो बेचते रहो, तो अब वो काम शुरू हो जाएगा। रिश्वत का एक दूसरा दरवाज़ा इन्होंने खोल लिया है। अगर तो सही काम करेंगे तो पेट्रोल अच्छा मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर इन्हें रिलीफ मिलेगा, ये अपनी जेबें फिर और नोटों से भरेंगे। एक और इन्होंने ज़रिया ढूंढ लिया है, ज़्यादा फ़ायदा तो इसी में है इनको। यार आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया कि वज़ीर-ए-आज़म के जो माली अहकामात हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काबीना के जो तफसीली फ़ैसले हैं वो अपने गौर और इजाज़त के बगैर जो है ऐसा कोई काम मंजूर ना किया जाए, कि टैक्सों में कमी या इजाफे का इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है बल्कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक अच्छा फ़ैसला है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मियाँ साकिब निसार हैं, ये शुरू से जब ये हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त से लेके अब तक इन्होंने हमेशा मेरिट पे फ़ैसले किए हैं और बड़े बोल्ड फ़ैसले करते हैं। इनके फ़ैसले ख़ुद बोलते हैं। तो अभी भी इन्होंने जो फ़ैसला किया है, इस वक्त वो मेरा ख्याल इस मुल्क के वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, इनके जो फ़ैसले वो बोलते हैं। इन्होंने ये जो फ़ैसला किया है, गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में किसी वज़ीर आज़म को भी ये इख्तियार नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंडिविजुअल अपनी पसंद और नापसंद पे पूरी कौम पे इस तरह के फ़ैसले थोप दे। काबीना किस लिए है? काबीना में ये सारी बात डिस्कस होगी, काबीना सारी उसी की है, अप्रूवल देगी, उसके बाद असम्बली में जाएगी, फिर सेनेट में जाएगी। अगर इन्होंने ये टैक्स लगाने थे तो इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया जब इन्होंने बजट पेश किया है? तो इन्होंने बजट में ये सब चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए थी इन्हें, तब ये टैक्स लगा सकते थे। और ये ऐसे टैक्स हैं जिसका फ़ायदा सिर्फ इन्हीं लोगों को हो रहा है। ये अपने मुफादात के लिए हुक्मरान जो टैक्स लगा रहे हैं, अवाम को इसका कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर ये इस पैसे का रिलीफ अवाम को मिले तो अवाम खुशी से टैक्स दे और अवाम कहे कि ठीक है, हमें इलाज की सहूलत भी है,
हमें तालीम की सहूलत की है भी है, हमें जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार की सहूलत भी है, जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं उनको गवर्नमेंट फंड्स दे, उन्हें उनका वजीफ़ा मुकर्रर करे जिस तरह पूरी दुनिया में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें वाज़ह तौर पे लिखी हुई हैं, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। गवर्नमेंट के इस तरह के गलत फ़ैसलों को उन्हें डिस्करेज करना चाहिए और अच्छे फ़ैसले जो हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और गवर्नमेंट को भी इस पे कानों को हाथ लगाना चाहिए कि आइंदा के से इस तरह के, कोई मुल्क का बादशाह नहीं है नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म है और उसको मुल्क के आइन और कानून की हदूद में रहकर सारे फ़ैसले करने होंगे। तो टैक्स देते नहीं है लेकिन अवाम से टैक्स लेते हैं। देखें ना, अब इस टैक्स से वज़ीर आज़म की पूरी फैमिली 25 करोड़ रुपये खर्च करके इंग्लैंड से पाकिस्तान आती है और इंग्लैंड जाती है और वहाँ पे इनका VVIP ट्रीटमेंट होता है। तो ये गरीब मुल्क का ये बादशाह है क्या? अवाम जो है, जो वहाँ पे डिस्प्रिन की गोली के लिए भी तरस रही है, हॉस्पिटलों में पंखे नहीं चल रहे, AC नहीं है। और एक हॉस्पिटल में अभी आज मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में कि वहाँ पे लालटेन की रोशनी में उन्होंने, मोमबत्ती की रोशनी में 16 ऑपरेशन किए हैं। तो मोबाइल फ़ोन, तो क्या ऑपरेशन हुए होंगे, क्या वहाँ पे सारा कुछ हुआ होगा, कितने लोग उनमें से मरे होंगे और रोज़ाना मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये सारा कुछ सोचना चाहिए। टैक्स ज़रूर लगाएं, टैक्स देना कौम का फ़र्ज़ है और वो टैक्स का पैसा अपने घरों को ना ले जाएं। जायज़ चीज़ पे टैक्स लगाएं तो वो आवाम पे जायज़ टैक्स ज़रूर गवर्नमेंट दे। देखें, इंग्लैंड में टैक्स का निज़ाम बहुत मजबूत है पूरी दुनिया में। वहाँ पे कोई बंदा टैक्स चोरी नहीं करता, लोग टैक्स देते हैं और वो टैक्स उसी तरह रिटर्न होकर आवाम तक उसके जो समरात है वो पहुँचते हैं। एक वहाँ पे बेरोज़गार है, एक जहनी मरीज़ है, बेरोज़गार है, उसको गवर्नमेंट घर भी देती है, उसको मंथली उसका वजीफ़ा भी मुकर्रर किया हुआ है, उसकी उन्होंने टीचर भी, अगर कोई बच्ची है तो उसकी टीचर उन्होंने मुकर्रर की हुई है, वो उसको घर से ले जाती है, जिम करवा कर, वॉक करवा कर, वहाँ पे पार्क में सैर करवा के उसको घर छोड़ के जाती है। वो खातून जो आती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, माँ बाप को कोई फ़िक्र नहीं, उसका गवर्नमेंट को फ़िक्र होता है। यहाँ पे सारा गवर्नमेंट की जेबों से निकाले जा रहे हैं और अपने ऑफशोर कंपनियाँ बना के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई किधर कर रहा है। अगर ये पाकिस्तान के हुक्मरान है तो फिर मैं इनको चाहिए अपना पैसा भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ये बाहर इसलिए करते हैं कि ये चोरी का पैसा है। इमरान खान बेचारा ठीक वहाँ पे शोर डाल रहा है कि ये चोरी का पैसा जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और हिसाब किताब दे नहीं रहे। चलिए, आपने इमरान खान की बात किया तो उसी से मुतल्लिक हम बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की। सुनने में आया कि तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ लोग हैं वो अब जो है वो मुस्ताफ़ी होने की सोच रहे हैं और आज वो इस्तीफ़ा भी दे देंगे और अपने सरकारी ओहदों से ओहदे छोड़ देंगे। तो तहरीक इंसाफ में ख़ुद ये अंदरूनी तोड़ फोड़ आपको नहीं लग रही? देखिए ये हर पार्टी में होता है, इससे पहले भी जितनी पार्टियां भी आई हैं उनमें भी ये तोड़ फोड़ होता रहता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मुफादात की जंग लड़ते हैं, वो अपने मुफादात जब उन्हें हासिल नहीं होते, उन्हें पार्टी के ओहदे उनके मुताबिक नहीं मिलते, तो फिर वो अंदर से इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, लोगों को अलहदा करना शुरू कर देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक कर लिया, ठीक है, इस तरह के ग्रुप बनाकर फिर प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। वो फिर इमरान खान को या उनकी जो हाई उनके लीडर है, लीडरशिप है हाई लेवल की, उसको ये ब्लैकमेल करेंगे कि हमें ये भी ओहदा दिया जाए, ये भी सीट दी जाए, ये भी ओहदा दिया जाए। ये रहेंगे यहीं पे, जाएंगे कहीं नहीं। ये वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से चक्कर लगा के घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों में। इनका कारनामा यही होता है कि ये ग्रुप बनाने के माहिर होते हैं, तोड़ जोड़ के माहिर होते हैं और इमरान खान को जो ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे। हाँ, वो प्रेशराइज़ करेंगे। हाँ, लेकिन इमरान खान स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो इन चीज़ों से ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो इस बुरान से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अब अपने हम ज़रा मौजूदा तालीमी निज़ाम की बात कर लेते हैं कि स्कूल और कॉलेजों ने अपनी एक ड्यूअल पॉलिसी बना ली है कि बोर्ड के इम्तिहानात अलग और उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए जो है वो एंट्री टेस्ट अलग। तो क्या ये पैसे बटोरने का एक अलग तरीका नहीं उन्होंने बना लिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, पाकिस्तान में एग्ज़ाम लेने के लिए एक उन्होंने फेडरल बोर्ड बनाए हैं सेकेंडरी लेवल पे ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, फिर जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो इन्होंने अलहदा रख दी है। अब एंट्री टेस्ट वही बच्चे पास करते हैं चाहे उन्होंने बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन ली हो, लेकिन
टेस्ट वही पास कर सकते हैं एंट्री का, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन अदारों की कमी है, इतने वाफर मिकदार में नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं, इदारे कम हैं। तो अब उन्होंने ये पैसे कमाने के लिए एक नया ज़रिया ढूंढ लिया है। मुख्तलिफ़ लोग जो मुख्तलिफ़ अदारों को चला रहे हैं, वो हमारे जो एंट्री टेस्ट लेने वाले जो अदारे हैं उनके साथ उनकी मिली भगत है। वो जो वहाँ पे क्वेश्चनियर तैयार होता है एंट्री टेस्ट का, वो पहले से उसको आउट करवाते हैं और अपने चंद एक अदारे जिस तरह किप्स जिनमें सरे फहरिस्त है, स्टूडेंट इन सरे फहरिस्त है, इस तरह के जो अदारे हैं वो उनके साथ उनकी मिली भगत होती है। वो उनको कहते हैं जो आपकी फ़ीसें आएंगी, जितने स्टूडेंट आपके दाखिल होंगे, आप उनको रट्टा लगवाएं, क्वेश्चनियर हम आपको आउट करवा करके देते हैं। वो बच्चे जब हो जाएंगे तो उस फीसों का आधा हिस्सा हम लेंगे। अंडरग्राउंड इनकी पसे पर्दा ये डील है और इसमें वो हाई ऑफिशियल जो एजुकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, वो शामिल हैं, डिसीजन मेकर इसमें शामिल हैं और उन्होंने बच्चों पे और उनके वालदैन पे, गरीब वालदैन पे एक ड्यूल बोझ बर्डन डाला हुआ है कि डबल फ़ीसें भी दें, किप्स को फ़ीसें दें आप तो रट्टा लगा लें तो आप पास हो जाएंगे। उनके पास कौन सा जादू का चिराग है, अलादीन का कौन सा चिराग है, जादू की छड़ी है उनके पास, को घुमाते हैं तो वो बच्चे फिर एंट्री टेस्ट में फ़र्स्ट आ जाते, सेकंड आ जाते हैं। क्यों? इसके ऊपर गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए, अदालतों को इस पर ख़ुद एक्शन लेना चाहिए और इस पर सोए मोटो एक्शन लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और आवाम को इस हेरा फेरी, इस फ्रॉड से निजात दिलाई जाए और बच्चों की परेशानी दूर की जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपको पता है एक बच्ची ने पेशावर में सुसाइड कर लिया था 2015 में, इसलिए कि वो बोर्ड में उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी, लेकिन एंट्री टेस्ट में मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट था, उसमें वो बेचारी पास ही नहीं हो सकी और उसने, यतीम बच्ची थी वो, उसकी माँ ने उसको कैसे, उसकी माँ टीचर थी एक, उसने उसको मेहनत करके पढ़ाया था, वो सिर्फ किप्स में उसको एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करवा सकी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास फ़ीस नहीं थे। तो फिर गवर्नमेंट को अगर ये प्रॉब्लम है कि बोर्ड जो है, इसका मतलब उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम की नफ़ी कर दी है, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर उस एग्ज़ाम को ख़त्म कर दें, बोर्ड को ख़त्म कर दें, यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दें, वो सीधा एंट्री टेस्ट ही लें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट लें तो बस एंट्री टेस्ट हो जाए, एक जगह फ़ीस उनकी जाए, दो जगह तो ना जाए ना। अब जगह जगह ये सारा लूट मार का निज़ाम बना हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये हमारे मुल्क की को खिदमत कर रही मिनिस्ट्री, बल्कि हमारे मुल्क के बच्चों को डिस्करेज कर रही। बहुत सारे बच्चे डिसहार्ट होकर, जब उन्हें मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, किसी और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, वो अपनी तालीम को खैर बात कह देते हैं, वो बेचारे जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं, ये घर बैठ जाते हैं। लड़कियां तो बेचारी घर बैठ जाती हैं, माँ बाप उनकी शादियों को सोचते हैं, और जो लड़के होते हैं वो बेचारे डिसहार्ट होकर कहीं छोटी मोटी जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम फेलियर है। गवर्नमेंट इस पर 1%, पूरे बजट का 1% खर्च कर रही है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब कब अपने बजट का कम से कम 10 से 15% एजुकेशन पे खर्च करे, एजुकेशन टोटल फ्री हो, हर स्टूडेंट को घर से बसें लेकर आएँ, पिक एंड ड्रॉप दें, उनको यूनिफॉर्म मिले, उनको बुक्स मिले। एजुकेशन का सिस्टम यूके या अमेरिका की तर्ज पे कर दें कि 16 साल तक हर बच्चा एजुकेशन लेगा, ठीक है, एट एनी कॉस्ट उन्हें वो पढ़ाएं। एक कानून बना दें कि हर बच्चा जो है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो, उनके घर में रोटी नहीं है तो माँ उनको भेज देती है, जाओ वर्कशॉप में काम करो, काम सीखो। ये क्यों है? ये हमारा जो मुल्क का पैसा, टैक्स का पैसा, वो इन पे लगाएं, क्यों नहीं लगाते? वो अपनी नई गाड़ियाँ ख़रीदने, अपने महल बनाने, अपने जहाज़ों पे सफ़र करने के लिए, सैर करने के लिए फैमिलियों के साथ, तो पैसा खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, इस मुल्क का टैक्स का पैसा लूट रहे हैं। इन लोगों पे लगाया जाए, एजुकेशन पे लगाया जाए, हेल्थ पे लगाया जाए, क्यों नहीं करते ये? अवाम को भी अब सोचना चाहिए कि इन चोरों डाकुओं को वोट देने से पहले अवाम सोचे कि हमारे लिए कौन बेहतर है। इस वक्त तो ये उनको सही जो है वो अपनी तरफ कर लेते हैं पैसा लगा के, लेकिन जब जरूरत होती है लेकिन अवाम बेवकूफ़ क्यों बन रही है? अवाम अगर वोट ना दे, खड़ी हो जाए, एहतसाब करे इनका, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सीट भी ले सकें जो करप्ट लोग हैं। करप्ट लोग दोबारा बार बार कभी उस पार्टी में जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, मुंतखब होकर असम्बलियों में आके बैठ जाते हैं, वही वज़ीर बनते हैं, बाद में उनके बेटे बनते हैं, ठीक है जी, कभी उनके नवासे बनते हैं, कभी उनकी बेटियां बनती हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है इस मुल्क में? मैं नहीं समझता। ज़रूर एक खूनी इनकलाब आएगा, ज़रूर एक खूनी इनकलाब आएगा,
और वो बहुत करीब है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो आवाम है उन्हें अपने कान और आंखें खोलनी होंगी और देखना होगा कि कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और कौन हमारे मुल्क का दुश्मन है। अब हम बात कर लेते हैं दहशतगर्दों से मुतालिक। आर्मी चीफ ने जो है वो 11 दहशतगर्दों की जो सज़ाए मौत है उसकी तौसी कर दी है। आपको नहीं लगता कि तमाम पकड़े जाने वाले किसी भी तरह की दहशतगर्दी में मुलविस जो हैं वो दहशतगर्दों को सज़ाए मौत ही देनी चाहिए, ना कि उनको सिर्फ जेलों में बंद रख के जो है वो छोड़ दिया जाता है। और ये जो नासूर है दहशतगर्दी का हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है, उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ऐसे मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ 1-1.5 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो बहुत बड़ा, जिसमें ज़्यादा आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे वो शहीद हुए। वहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट था, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद फिर हुकूमत और मिलिट्री की जो लीडरशिप है वो सर जोड़कर बैठे हैं। तमाम सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया उसमें और उन्होंने एक नए कवानीन बनाए, नए आर्डीनेंस लाए, जिसके तहत उन्होंने आर्मी कोर्ट्स जो है, मिलिट्री कोर्ट्स कायम की। अब इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, सेंसिटिव केसेस होते हैं जो, वो फिर आर्मी कोर्ट में उसका ट्रायल होता है और कोर्ट में ट्रायल होने के बाद फिर उन्हें अपील का हक़ दिया जाता है। पहले उन्हें कोर्ट में सफाई का मौका दिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें स्टेप बाय स्टेप अपील का मौका दिया जाता है और जो आर्मी कोर्ट की होती है उसके ख़िलाफ़ अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो जितना अर्सा सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग रहती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जब उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले, जो कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने सब अपीलें जो हैं वो रिजेक्ट की हैं, उनकी एक्सेप्ट कोई नहीं की, और जो फ़ैसला था मिलिट्री कोर्ट का उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो उसके बाद फिर फ़ाइनल इख्तियार जो होता है वो आर्मी चीफ़ के पास होता है कि उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला आर्मी चीफ़ करेंगे। तो फिर वो अपील आर्मी चीफ़ के पास जाती है। आर्मी चीफ़ ने प्रॉपर एक प्रोसेस के तहत एक उन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र रखे हुए हैं, जो लीगल जैक ब्रांच है एक आर्मी की, उस जैक ब्रांच में सब लीगल लोग बैठे होते हैं। वो उसका टेक्निकल बुनियादों पे जायज़ा लिया जाता है उसका कि कहीं किसी को बेगुनाह तो सज़ा नहीं हो रही, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मसला होता है। तो जब पूरे तरीके से 100% उन्हें यकीन हो जाता है, प्रॉपर उसका प्रोसेस होता है सारा, उसको फ़िल्टर करते हैं, देखते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सज़ा हुई है, तो फिर वो सज़ा उस पे आर्मी चीफ़ जो है तौसीक कर देते हैं। वो अपील उनकी फिर खारिज हो जाती है और उनको हैंग कर दिया जाता है, सज़ाए मौत दी जाती है। अभी भी इस प्रोसेस में थोड़ी सी डिले है। ये सारे प्रोसेस में 4 से 6 महीने, 8 महीने, साल भी लग जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको समरी ट्रायल करना चाहिए। ये इतने सेंसिटिव केस होते हैं कि इनको जितना जल्दी हो सकता है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके तो इन्हें इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अगर कोई मुजरम है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। वो किसी रहम का मुस्तहिक नहीं होता। तो जो जुल्म करते हैं, वो जो बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, उनके साथ ये होना चाहिए। आर्मी चीफ़ का बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है जो वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको। साथ ही हम देखते हैं कि कराची में जो हमारी कलदम तंजीमें हैं वो अपने जो हैं वो रैलियाँ निकाल रही होती हैं, तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। मतलब एक तरफ तो वो बैन है और दूसरी तरफ वो अपनी रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या सिलसिला है? देखिए, जितनी भी कलदम तंजीमें थी जिन पे बैन लगाया गया था, उन्होंने अपने नाम बदल कर, अपनी लीडरशिप बदल कर काम वो कर रहे हैं। अब उन्हीं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हो रहा है उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है और हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने में उन तंजीमों का बहुत बड़ा हाथ है। अब गवर्नमेंट को भी, आर्मी को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि जब तक हम इन्हें सबको क्रैश नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में कभी अमन नहीं हो सकता। तो हमारी जो आला क़यादत है वही उनके साथ जाके मीटिंग्स कर रही होती है, वही उन्हें प्रोटेक्शन दे रही होती है, तो फिर ये सब कुछ कैसे ख़त्म होगा? देखिए, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के तहत होता है कि जो मुजरम है उनको तो उनमें से चुन चुन कर पकड़ लिया जाए। अब पूरी जमात को तो आप नहीं कह सकते कि वो दहशतगर्द हैं। किसी जमात में एक लोग होते हैं जो उनके वहाँ पे जहादी तंजीमों में भी होते हैं और इसी तरह जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके भी अस्करी विंग बने हुए हैं। अस्करी विंग में मखसूस किस्म के लोग होते हैं, हर जमात ने रखे होते हैं।
अब चूँकि कुछ लोग बैग पे अपने कोई इस तरह का कोई छोड़ते नहीं है निशान या सबूत कि जिनसे उन सियासी लोगों पे हाथ डाला जा सके, तो फिर ज़ाहिर है आर्मी या रेंजर या पुलिस उन्हीं लोगों को गिरफ़्तार करती है जिनके ख़िलाफ़ सबूत मिलते हैं। चौधरी निसार साहब जो हैं वो मीटिंग्स करते हैं, मिलते हैं, तो फिर ये क्या मेरा नहीं ख्याल ऐसी किसी पार्टी के साथ चौधरी निसार साहब आज मिले हों। चौधरी निसार साहब बड़े स्ट्रेट फारवर्ड और बोल्ड आदमी हैं। चौधरी निसार साहब के बारे में कभी नहीं कहा जा सकता है वो किसी भी ऐसे पार्टी के साथ मिले हों जो दहशतगर्द तंजीम हो। के साथ उनकी पिक्चर्स भी हैं और देखिए राना सनाउल्लाह साहब पंजाब गवर्नमेंट से उनका तल्लक है, और पिक्चर्स होना जी उन लीडरों के साथ वो पहले किए हैं जब वो ऑलरेडी इलेक्शन प्रोसेस में भी उन्होंने हिस्सा लिया उन्हीं जमातों ने। वो इनके दौर की बात नहीं है, वो पहले दौर की बात है। इनके दौर में तो बैन ही रही हैं। लश्कर जंगवी बैन है, अब वो किसी और नाम से काम कर रही होगी, लेकिन चौधरी निसार ने जब वो लोग उन प्रोसेस में थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो काम कर रहे थे, तो उस वक्त तो मुलाकातें वो जी सारी फ़ोटो शोटो उस वक्त के हैं। अब ना राना सनाउल्लाह साहब किसी ऐसे लोगों से मिलते हैं और ना चौधरी निसार साहब कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं। निसार साहब शायद पहले कभी मिले हों, लेकिन उस वक्त वो डिक्लेयर नहीं हुए थे टेररिस्ट, तब मिलते थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिजली की बहरान की। लोड शेडिंग अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी, जबकि हमारे वज़ीर आला पंजाब जो थे उन्होंने कहा था कि वो 6 महीने में जब उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन ताहम अब 2 साल रह गए हैं मज़ीद उनकी गवर्नमेंट के। तो आप क्या समझते हैं कि वो इस तवानाई के बहरान पर काबू पा लेंगे, या 2018 में भी जब इलेक्शन आएंगे तो वो इसी तरफ ही जाएंगे कि हम मज़ीद नए वादे करके कि जी हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, 3 महीने में ख़त्म कर देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं। बिजली का बहरान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक एनर्जी क्राइसिस है। तो पूरी दुनिया में इस तरह कभी नहीं हुआ जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो मिनिस्टर हमारे इस पे वाटर एंड पावर पे काम कर रहे हैं, या इससे पहले थे राजा परवेज़ अशरफ जैसी हस्तियाँ, उन्होंने सिर्फ इसमें लूट मार का बाज़ार गर्म रखा है। उन्होंने कमीशन बनाया है, कमीशन खाया उन्होंने। और अब भी जो बड़े बड़े लोग हैं, सिर्फ गरीब लोग का मीटर काटा जाता है। 10 रुपये 50 रुपये बिल ना दें तो उनका मीटर काट दिया जाता है। और जितनी ये हमारे शुरफा जो बड़े लोग हैं, जितनी बिजली चोरी करना वो अपना स्टेटस उन्होंने बना लिया, स्टेटस को बना लिया है। वो बिजली चोरी करते हैं, वो बिल देना जुर्म समझते हैं, और सारी का बोझ गरीब आवाम पे डाल दिया जाता है और उनसे वसूल किया जाता है। इतनी करप्शन वापडा में है, इतनी तो शायद पुलिस में भी नहीं है। और वापडा के जो मिनिस्टर हैं, आबिद शेर अली साहब स्टेट मिनिस्टर हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो समझदार बंदे हैं, लेकिन पता नहीं वो और बहुत सारे उनके मामलात हैं उनमें बिज़ी रहते हैं। हमेशा से वापडा को यही लगता है कि जैसे आबिद शेर अली साहब चलाते हैं। तो वापडा में इतनी करप्शन पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के तबादले पैसे लेकर किए जाते हैं। बज़ाहिर वो बयानातबाजी करते रहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो होती इमरान खान के ख़िलाफ़ है। वो अपने अंदर नहीं गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि वापडा के लोग कितने करप्ट हैं। वापडा के लोग जो चोरी की बिजली है उसका सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनके मीटर जो हैं वो बाकायदा लिबर्टी की रिपोर्ट है कि 25% फास्ट हैं जो मीटर लगाए इन्होंने। बस वो अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। ये जो ओगरा वगैरह या इस तरह के जो दूसरे नेपरा है जो, ठीक है जी, वो अवाम से नहीं पूछती, इश्तिहार दे देते हैं, लोग जाते हैं, उनको अंदर ही नहीं हॉल में घुसने देते। और जो एप्लीकेशन देती हैं जो कंपनियां हैं, तकसीम कार कंपनियां, उसी तरह उसकी कीमत महंगी कर देते हैं और कभी अवाम पे तरस नहीं करते। तो इस पे गवर्नमेंट को ऐसे मिनिस्टर को लगाना चाहिए जो डेड ऑनेस्ट हो और जो खौफ खुदा रखने वाला हो और तनदही से काम करे दिन रात। तब जाके शायद अगले 2 सालों में जो प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए 2-3 वो शायद कंप्लीट हों, वरना मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब हम कोई उम्मीद फ़िलहाल ना ही रखें। बस उम्मीद के सारे दुनिया कायम है, दुआ करें अल्लाह बेहतरी की तरफ ले जाए। अब हम बात कर लेते हैं पनामा लीक्स की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि एहतजाज ने डायलॉग की सियासत की ज़रूरत है। अवाम धरने के जो मनफी सियासत है उसको मुसरत करके सिर्फ तरक्की और फलाह व बहबूद के इक़दाम की हिमायत करें। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धरने तो वाकई ही हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं।
अभी हमारी गवर्नमेंट है वो इस प्रोसेस में है कि सी पैक मंसूबा अपने ज़ोरों शोर से शुरू है। आर्मी अपनी तौर पे उसमें अपना हिस्सा डाल रही है, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे सी पैक के मंसूबे को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। अब इस सूरत हाल में धरने के लिए उन लोगों को एक इशू मिल गया है पानामा लीक्स का, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इसमें कोई अक्लमंदी कर रही है कि उन्हें सड़कों पे आने पे, धरना देने पे मजबूर किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ़ हैं तो गैरत का मुजाहरा करते हुए गवर्नमेंट को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। एहतसाब के लिए जो TOR बनाने हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है बनाए। जब गवर्नमेंट के हाथ साफ़ है तो डर किस बात का है? मैं समझता हूँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल सारी काली है। तो जाहिर है जब अपोजिशन जो है वो शोर मचाएगी, पीपल पार्टी तो खैर दिखलावे के लिए सारा कुछ कर रही है, लेकिन इमरान खान जो ताहिरुल कादरी का अपना इशू है, उसके बंदे वहाँ पे लाहौर मॉडल टाउन में शहीद हुए थे कुछ साल पहले, वो उनके लिए शोर डाल रहा है। तो ये चौधरी बरादरान जो हैं उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनको अब पूछता कोई नहीं, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पे सियासत में ज़िंदा रखने के लिए वो इन लोगों को उंगली लगाते हैं, इनको चलाते हैं कि चलें भी धरना दें, हम आपके साथ हैं, हालांकि उनके पास कोई स्टेट पावर नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उन्हें उनके साथ डायलॉग करने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इमरान खान की जो शराइत हैं उनके साथ गिव एंड टेक करे। इस 4 महीनों से तो ये सिलसिला चल रहा है, नतीजा खेज जो है वो उनका नहीं निकलता। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब के जो मुशीर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो सब चीज़ें कर सके। जो काबिल लोग हैं उन्हें नवाज़ शरीफ ने खुडे लाइन लगाया हुआ है, और जो नाअहल लोग हैं, पहले भी यही इसहाक़ जो था नाअहल आदमी था जिसने ख़ुद बयान दिया था कि नवाज़ शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो अब सवाल पैदा होता है, आम आवाम जो है हम सब के दिलों में एक सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब में या खलीज में इतनी बड़ी एक स्टील मिल लगाई है, तो वो पैसा कहाँ से गया? क्या उन लोगों ने दिया, उसे फ़ंड दिए, चंदा मांगा? पैसा तो पाकिस्तान से गया, ट्रांसफ़र हुआ है, कैसे हुआ है? तो बज़ाहिर वो तो किसी बैंक के ज़रिए नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो यहाँ पे समझती हूँ ये यहाँ पे जो है वह हमारी आवाम का ही कसूर है। इवन कि हमारी जो पढ़ी लिखी आवाम है वो भी नून लीग को पता नहीं क्यों सपोर्ट करती है। आवाम को एहतसाब करना चाहिए। ये इमरान खान की बजाय भी अवाम को खड़े हो जाना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए। अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो उन्होंने पुराना को गलत काम किया तो वो कौम के सामने अपने आप को हुक्मरान खुद जुर्रत पैदा करें, अवाम के सामने आए, अपने आप को पेश करें, कहें आए जी हमारा एहतसाब करें। ना बरतानिया में लोग किस तरह जो है वो जैसे ये खबर पानामा लीक्स की जो है वो लीक हुई थी, वो उसी वक्त सड़कों पे आ गए थे कि जी डेविड कैमरॉन के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिए जिनके नाम आए थे अपने ओहदों से। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो और ही चीज़ है, यहाँ तो लोग चिमट जाते हैं, या इनका ज़मीर नहीं है, या इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, या ज़मीर नाम की चीज़ इनके अंदर है ही नहीं है। तो उनका यहाँ 100 बंदा ब्लास्ट में मर्डर हो जाता है, कहते हैं हम रिज़ाइन किस बात का करें। इससे पहले रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे, वो कहते हैं जी किस बात का मैं रिज़ाइन करूँ, 200 बंदा मर गया तो क्या हो गया, लोग मरते रहते, मैंने थोड़ा मारा है। तो मैं समझता हूँ इन्हें गवर्नमेंट को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और उनके साथ डायलॉग करने चाहिए, और उनके साथ गिव एंड टेक करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। बल्कि ना सिर्फ ये तो बगाड़ रहे हैं, जब ये बगाड़ की तरफ ले जाएंगे तो वो फिर सड़कों पे आएंगे और गवर्नमेंट जो है वो आवाम का ध्यान उस धरनों की तरफ करते हैं और ख़ुद करप्शन पे अपना हाथ साफ़ करना शुरू कर देते हैं, पहले से कई गुना ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं कि अब आवाम का ध्यान तो उधर है, हम अंदर से अपना बहती गंगा से हाथ धो लें। तो इस मुल्क की बदकिस्मती है, जब कोई काम थोड़ा सा शुरू होने लगता है बेहतरी की तरफ, उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा हो जाता है कि वो काम दरमियान में रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाती है, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और कई महीने कई साल पीछे चले जाते हैं। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। भारतीय और चीनी वज़ीर ख़ारजा में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मुतालिक जो है वो रुकनीत पर मौजू पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी ख़ारजा पॉलिसी वाज़े क्यों नहीं करता, उनके कोई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं है। देखिए पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा है ही नहीं, मुशीर ख़ारजा है कोई है ही नहीं, कुल वक्ती कोई भी नहीं है। एक उन्होंने एक बेचारा वो बूढ़ा बंदा है सरताज अजीज़, उसको लगाया हुआ है, वो बेचारा कभी किधर दौड़ता है कभी किधर दौड़ता है। यहाँ पे एक यंग एक इन्हें वज़ीर लगाना चाहिए
ठीक है, ताकि वो दिन रात एक करे। और पॉलिसी गवर्नमेंट की तो, और करप्शन से उनको फुर्सत नहीं मिलती मामला से, तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, पूरी दुनिया में हर मुल्क की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी होती है और पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर है। तो इंडिया अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। देखिए, इंडिया की थोड़ी सी चपकली चाइना के साथ है, अगर वो ना होती तो अब तक इंडिया और चाइना एक हो चुके होते। सिर्फ वो थोड़े से इश्यूज़ हैं, अगर कभी किसी वक्त वो आने वाले वक्त में वो हल हो गए, सॉल्व हो गए, तो फिर चाइना जो पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती की पींगें बढ़ा रहा है या बढ़ी हुई हैं या दोस्ती है, फिर उसमें उसे भी नज़रसानी करनी पड़ेगी। और न्यूक्लियर में आकर चाइना पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर चाइना ही थोड़ा सा हाथ खींच लेगा तो फिर, और अमेरिका तो पहले नहीं कर रहा, अमेरिका ने अपना वहाँ पे उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है इंडिया के साथ। वो इनको न्यूक्लियर में वो उन वहाँ प्लांट लगा रहा है, उनको वहाँ पे वो एड दे रहा है। और पाकिस्तान तो न्यूक्लियर ग्रुप में बिल्कुल तनहा है। जो इस्लामी ब्लॉक के ममालिक है वो भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, बिल्कुल पाकिस्तान अकेला है, कोई लॉबी नहीं है वहाँ पे, कोई लॉबिंग है ही नहीं। और अभी जब से इन्होंने मलिया लोधी को भेजा है, कुछ बेहतरी आई है, पहले से कुछ बेहतरी आई है उस हद तक। लेकिन मलिया लोधी का काम यूनाइटेड नेशन में है। मलिया लोधी का काम नहीं कि यहाँ पे दूसरे मुल्कों में जाए, वहाँ दौरे करे, उनके साथ करे, नहीं, उसका वहाँ तक महदूद है, उसको महदूद इख्तियारात दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की वज़ीर ख़ारजा मलिया लोधी को होना चाहिए था। उसका असर और रसूख है पूरी दुनिया में, वो पहले एम्बेसडर रही वहाँ पे, और उसको लगाना चाहिए। वो जवान भी है, वो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि इन्हें फ़ौरी तौर पे ये स्टेप लेना चाहिए ताकि अगले 2 सालों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर हो सके। शुक्रिया ज़फ़र शाह साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ख़बर तक रसाई। आप अपने फ़ीडबैक के लिए हमें सजेशंस और अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rasai.tv@gmail.com। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।